नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले हम पक्षी अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और ये क्लासेस आपकी PYQ टारगेटेड क्लासेस हैं। कैसी क्लासेस हैं? PYQ टारगेटेड क्लासेस हैं। इसमें हम PYQ को टारगेट करके जितने भी यूपी पीसीएस आरओ या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपी स्पेशल के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ये कैसे हैं? पीवाईक्यू को टारगेट करके ये क्लासेस डिजाइन की गई हैं। तो ये क्लासेस आपको सभी की सभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आकाश ग्लोबल स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन। उत्तर प्रदेश परिवहन। अब एक चीज़ यहाँ पर देखनी होगी आपको कि उत्तर प्रदेश परिवहन में सबसे पहले जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है सड़क परिवहन। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जो भी हाईवे या एक्सप्रेस वे हैं, जो करेंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको आप करेंट अफेयर्स में ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें सड़क परिवहन में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा जिसके बारे में डिस्कस करना है, तो देश में सड़क परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, देश में सड़क परिवहन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? सड़क परिवहन की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। तो पहला किसका स्थान है? पहला स्थान है महाराष्ट्र का। पहला किसका है? महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अब इसमें भी सड़क परिवहन की बात की गई है, तो सड़क परिवहन में कौन से किस हिसाब से देखा गया है? तो ये देखा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से देखा गया है। अगर दूसरा फैक्ट पूछा जाए, दूसरा प्रश्न पूछा जाए, राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे, राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो बताइएगा। राज्य का जो प्रथम एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच है। नोएडा के बीच है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच है राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे। चलिए अब कुछ एक्सप्रेस वे के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला आएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पहला कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पहला है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो यह कुल कितना किलोमीटर का है? 341 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर का है? 341 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले कवर करता है? तो 9 ज़िलों को जोड़ता है। कितने ज़िलों को जोड़ता है? 9 ज़िलों को जोड़ता है। सबसे पहले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर,
अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एंड गाजीपुर। ये कितने 9 जिलों को जोड़ता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन 9 जिलों को जोड़ता है। चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं। मैप में एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैप में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा लखनऊ। लखनऊ आपको नज़र आ गया होगा। और ये आपको दिखेगा, ये क्या है, गाजीपुर। तो ये जो ज़िला गया है, ये देखिए लखनऊ हो गया और ये गाजीपुर हो गया। तो लखनऊ, बाराबंकी, इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा? इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। तो ये कौन सा आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। कौन सा एक्सप्रेसवे है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ और गाजीपुर। अब ये कौन कौन से देखिए, लखनऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ये 9 जिलों को ये कौन जोड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ता है। याद रखिएगा कितना हो जाए, ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वहीं पर अगर आप दूसरे एक्सप्रेसवे की बात कर लें, दूसरा एक्सप्रेसवे कौन सा जिसके बारे में चर्चा करनी है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इसी के साथ में एक और एक्सप्रेसवे है जिसकी चर्चा करनी है, वह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यह 302 किलोमीटर का है और यह 297 किलोमीटर का है। कितना है? 297 किलोमीटर का। इसमें 10 जिलों को एक जोड़ता है और यह 7 जिलों को जोड़ता है। कितने जिलों को जोड़ता है? 7 जिलों को जोड़ता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 10, इसके जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 10 जिले कौन कौन से हैं? एक तो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ, हरदोई हो जाएगा, हरदोई, उन्नाव हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, कानपुर नगर, कानपुर नगर हो जाएगा, कन्नौज, औरैया, औरैया के बाद में इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा। ये 10 ज़िले हो जाएंगे, देखने को मिलेंगे, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं। बुंदेलखंड में 7 ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा चित्रकूट, चित्रकूट। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बांदा। तीसरा महोबा। चौथा हमीरपुर।
पाँचवा जालौन, और छठा हो जाएगा औरैया, और सातवां हो जाएगा इटावा। सातवां कौन सा हो जाएगा? इटावा हो जाएगा। तो ये 7 ज़िले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ते हैं। एक बार मैप में समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा लखनऊ। लखनऊ ये है आगरा। ये क्या है? ये आपको आगरा दिख रहा होगा। तो लखनऊ और आगरा, ये क्या है? लखनऊ और आगरा। लखनऊ और आगरा, ये हो गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये क्या हो गया? ये हो गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इसके बाद में ये क्या है? चित्रकूट धाम। ये चित्रकूट धाम हो गया। और ये आपको नज़र आ रहा होगा इटावा, और इटावा से ही यह चित्रकूट धाम उरई होते हुए महोबा, बांदा, और ये क्या हो जाएगा? चित्रकूट धाम। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको ये ऊपर बताई दिए हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। चौथे नंबर पर कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे यह है कि सबसे बड़ा, यानी 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। वहीं अगर बात की जाए कितने ज़िलों को कनेक्ट करता है? 12 ज़िलों को कनेक्ट करता है। कितने ज़िलों को? 12 ज़िलों को कनेक्ट करता है। कौन कौन से 12 ज़िले हैं जिनको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है मेरठ को, मेरठ, हापुड़, हापुड़, बुलंदशहर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, और प्रयागराज। ये कितने हो गए? 12 ज़िलों को कनेक्ट करता है।
कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये ऊपर आपका हो जाएगा हापुड़, मेरठ, मेरठ उसके नीचे हापुड़, और इस तरीके से आता आता ये आपको लास्ट में बिल्कुल प्रयागराज के पास में, प्रयागराज हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा और सोनभद्र हो जाएगा। इधर आपको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा क्या? गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि आपका मेरठ से प्रयागराज, कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज। अगर बात कर ली जाए यूपी के मैप की, तो इस तरीके से लगभग जो मैप होता है, तो यहाँ से मेरठ से आपको देखने को मिलेगा ये प्रयागराज तक, ये प्रयागराज तक देखने को मिलेगा। इसी का एक्सटेंड फॉर्म ये दिया गया है। तो ये तो हो गए एक्सप्रेस वे। अब हम बात कर लेते हैं रेल व मेट्रो की। अब किसकी बात करते हैं? रेल व मेट्रो की, रेल व मेट्रो की बात करते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर का कितना है? 1336 मीटर, 1336 मीटर। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अठारह में से 5 रेलवे जोन कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। 5 रेलवे जोन जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं 5 रेलवे जोन? तो पहला है उत्तर रेलवे, पहला कौन सा है? उत्तर रेलवे। दूसरा कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे। दूसरा कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे। तीसरा कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे। तीसरा कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे। और चौथा कौन सा है? मध्य रेलवे, मध्य रेलवे। और पांचवा है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। तो ये 5 जोन आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। किस जगह पर देखने को मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में 18 में से 5 जोन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेल डीजल इंजन कारखाना, रेल डीजल इंजन कारखाना ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये आपको मडुआडिही जो कि वाराणसी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? वाराणसी में देखने को मिलेगा। वाराणसी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। निर्माणाधीन मेट्रो वाले ज़िले कौन कौन से हैं? देखिए, अभी अगर मेट्रो वाले ज़िलों की बात कर ली जाए, मेट्रो ज़िले, तो मेट्रो ज़िले, मेट्रो कहाँ कहाँ पर आ गई है? तो गौतम बुद्ध नगर में मेट्रो है, यानी नोएडा में, गाज़ियाबाद में,
गाज़ियाबाद में भी मेट्रो है। इसके बाद में लखनऊ में भी मेट्रो है, लखनऊ। और कानपुर नगर में भी मेट्रो है, कानपुर नगर। और कुछ समय बाद आपको मथुरा, आगरा, इन ऐसी जगहों पर भी मेट्रो देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी प्रस्तावित ज़िले हैं। अब जैसे और कौन कौन से प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित यहाँ पर एक तरीके से बन रही है, अभी भी काम चालू है निरंतर। तो प्रस्तावित कौन कौन से हैं? प्रस्तावित मेट्रो ज़िले तो कौन कौन से हैं? वाराणसी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कुछ समय बाद। गोरखपुर में मेट्रो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में झांसी में मेट्रो देखने को मिल जाएगी। और प्रयागराज, प्रयागराज व मेरठ, इनमें आपको क्या है? मेट्रो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन, एक चीज़ और याद रखिएगा, गाज़ियाबाद से मेरठ तक, गाज़ियाबाद से मेरठ तक एक रीजनल ट्रेन चलाई गई, जो कि उत्तर प्रदेश की रीजनल ट्रेन है। हालांकि ये चलाएगी आनंद विहार से मेरठ तक, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गाज़ियाबाद से मेरठ तक एक रीजनल ट्रेन चलाई जा रही है। तो अभी भी इसका जो कार्य है वो निर्माणाधीन है, और जहाँ तक इसका निर्माण हो गया वहाँ तक चलने लगी है। जिसे जो ये मेट्रो एक तरीके से रीजनल ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन मेट्रो के तरीके से ही है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। हालांकि अब ये पूर्ण रूप से स्टार्ट नहीं हुई है, और जहाँ तक ये बन चुकी है, जहाँ तक इसका काम कंप्लीट हो गया वहाँ तक ये चालू कर दी गई है। लेकिन अभी पूरी चालू नहीं हुई है, क्योंकि आनंद विहार में भी अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रीजनल ट्रेन का। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गाज़ियाबाद से मेरठ तक, अगर दिल्ली में भी कनेक्टिविटी है तो दिल्ली में आनंद विहार से कनेक्टिविटी है। आनंद विहार टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है उसी के पास से ही, बिल्कुल पास में ही इसका एक स्टेशन बनाया जा रहा है। आनंद विहार से मेरठ तक ये रीजनल ट्रेन चलाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद से मेरठ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब हम उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खेरिया हवाई अड्डा की। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा आपको आगरा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा, प्रयागराज में। इसके बाद में हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा ये आपको गाज़ियाबाद में देखने को मिलेगा, गाज़ियाबाद में। और चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा ये आपको कानपुर में देखने को मिलेगा, कानपुर नगर में देखने को मिलेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं यहाँ पर? तो अब देखिए, पहले 3 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। तो इनकी संख्या बताइएगा आप लोग कमेंट में, कितने हो गए हैं। तो कितने हवाई अड्डे हो गए हैं? ऑप्शन में एक क्वेश्चन नोट करेंगे जिसको आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन को बताना होगा, आपको जवाब देना हो कमेंट में। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी
6। तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपके लिए एक होमवर्क और है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल हवाई अड्डे, उनको आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा। इस जगह जो खाली जगह है, इस जगह पर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नोट करेंगे। जैसे कि चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में पड़ता है, और कुशीनगर हवाई अड्डा ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अयोध्या में एक हवाई अड्डा देखने को मिलेगा जो कि निर्माणाधीन है, और जेवर गौतम बुद्ध नगर में, जेवर में यानी ग्रेटर नोएडा में भी आपको एक हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। ये भी एक तरीके से निर्माणाधीन है। तो ये आपको लिखने हैं, यहाँ पर पाँचों के पाँचों हवाई अड्डों के बारे में लिखने हैं। इसके बाद में कुछ जो फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर उनको लेकर चलते हैं। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? लखनऊ में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बमरौली और प्रयागराज। अगला एक क्वेश्चन और है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विकास, तो ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? फुर्सतगंज में, जो कि कहाँ है? रायबरेली में। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और ये कहाँ से कहाँ तक है? यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जलमार्ग है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद से हल्दिया तक, और देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग भी यही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो परिवहन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कला, उत्सव, मेले, पर्वत एवं बोलियों के बारे में। तो हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? उत्तर प्रदेश में कला, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियाँ। तो उत्तर प्रदेश में कला, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियाँ, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला तथ्य देखेंगे क्या है। पहला तथ्य है, प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई?
उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना, सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। स्थापना की गई, कब की गई? 1957 में, 1957 में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई। स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने जैसे कि सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, ये इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। जो कला के नमूने हैं, प्राचीनतम मौर्यकालीन स्थापत्य कला के नमूने देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन से मिलेंगे? सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, कुशीनगर हो गया, ये सब आपको स्थापत्य कला के नमूने देखने को मिलेंगे। मंदिर निर्माण कला कब से प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश में? मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला यह आपको गुप्त काल से देखने को मिलती है। कब से? गुप्त काल से देखने को मिलती है। गुप्त काल में देखने को मिलेगी सबसे पहले, गुप्त काल में, गुप्त काल में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में कौन कौन से हैं, इनको एक बार नज़र डाल लेते हैं इन पर। देखिए, पहला है देवगढ़, जो कि आपको झांसी में देखने को मिलेगा, झांसी में। भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर ये आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। भीतरी ये आपको गाजीपुर में देखने को मिलेगा। ये आपको गुप्तकालीन कुछ स्थापत्य मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगर यहीं पर कुछ चर्चा की जाए तो हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? मध्यकाल में, मध्यकाल में स्थापत्य कला की, स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ थीं, दो प्रमुख शैलियाँ थीं। कौन कौन सी दो प्रमुख शैलियाँ थीं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दो प्रमुख शैलियाँ थीं, एक तो कौन सी थी? एक थी शर्की शैली, एक कौन सी थी? शर्की शैली, और दूसरी थी मुग़ल शैली। दूसरी कौन सी थी? मुग़ल शैली, दूसरी थी मुग़ल शैली। अब मुग़ल शैली में अगर शर्की शैली की बात कर ली जाए, शर्की शैली की, तो शर्की शैली में आपको देखने को मिलेगा जौनपुर का अटाला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद ये शर्की शैली का उदाहरण है। मुग़ल शैली में आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल ये आपको देखने को मिलेगा। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ, एक शर्की शैली, दूसरी मुग़ल शैली, दोनों में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में वहीं अगर आधुनिक कला की बात कर ली जाए तो आधुनिक काल में स्थापत्य कला की प्रमुख शैली कौन सी थी? वह थी लखनऊ शैली। कौन सी शैली थी? लखनऊ शैली। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा बड़ा इमामबाड़ा, ये आपको देखने को मिलेगा इसका एग्जाम्पल।
अब हम कुछ अकादमी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, भारत खंडे संगीत अकादमी। 1926 में। दूसरा है ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी 1962 में। तीसरा है यूपी संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1963 में। और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक अकादमी 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान, कथक संस्थान ये 1988 में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 5 प्रमुख अकादमी और संस्थान हैं जो आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चित्रकला के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। चित्रकला, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली, चित्रकला शैली तो कौन कौन सी आपको देखने को मिलेंगी? एक तो मुग़ल जो कि आपको आगरा में देखने को विशेष तौर पर मिलेगा। दूसरे देखने को मिलेगा मथुरा शैली जो आपको ब्रज में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक मिलेगी आपको बुंदेली शैली, बुंदेली शैली। तो ये आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश में मुग़ल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी? मुग़ल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी? हुमायूं ने रखी, हुमायूं ने रखी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए मुग़ल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, तो मुग़ल स्वर्णकाल कौन सा है चित्रकला शैली का? मुग़ल तो जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में मुग़ल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ, आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ, आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? वास्तुशिल्प या लखनऊ शैली, या लखनऊ शैली, ये आपको दो देखने को, एक मतलब देखने को मिलेगी। वास्तुशिल्प कह लीजिए या लखनऊ शैली कह लीजिए। इसके जनक कौन हैं? इसके अगर जनक पूछा जाए कि इसके जनक कौन हैं, तो जनक बताइएगा सर असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ये क्या हैं? ये जनक हैं, लखनऊ शैली के जनक हैं, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं।
अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में संगीत कला के बारे में। उत्तर प्रदेश में संगीत कला के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में संगीत कला। तो उत्तर प्रदेश में संगीत कला, देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? अमीर खुसरो के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश में संगीत के बारे में चर्चा हो रही है और इनका नाम ना है, अमीर खुसरो का, स्वामी हरिदास का, तो ये समझ लीजिए संगीत कला के बारे में चर्चा करना ही बेकार है। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, आप अगर भारत में भी संगीत कला की बात कर रहे हैं तो भी अमीर खुसरो का नाम आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो अमीर खुसरो, ये कव्वाली की इन्होंने खोज की थी। अमीर खुसरो ने क्या किया था? कव्वाली की खोज की थी। कव्वाली की खोज, या कव्वाली के जनक कहे जाते हैं, कव्वाली की खोज। और इन्होंने क्या किया? ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण, रागों का मिश्रण। ये देखिए आप लोग, ईरानी, फारसी और भारतीय राग, ये राग यानी सुर जो होते हैं, इन सभी का मिश्रण इनके संगीत में पाया जाता है। और क्या एक पॉइंट है? तबला व सितार का आविष्कार। तबला व सितार का आविष्कार। तबला व सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अब इसके बाद में अगला है जो, वह है स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास के बारे में भी देख लेते हैं। स्वामी हरिदास का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? हरिदासपुर में हुआ था। हरिदासपुर, जो कि आपको अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। रहने का स्थान क्या था इनके? रहने का स्थान निधिवन, जो कि वृंदावन में है निधिवन। तो वहाँ पर आपको इनके रहने का स्थान पता चलेगा। इसके बाद में प्रसिद्धि, किस चीज़ में प्रसिद्ध हुए हैं ये? तो ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्य कौन हैं? शिष्य हैं तानसेन और बैजू। जो तानसेन हैं ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। ग्वालियर में तन्ना मिश्र, ग्वालियर। और ये किसके? ध्रुपद शैली के गायक हैं। ध्रुपद शैली के जनक या गायक कहे जाते हैं। ध्रुपद शैली। तानसेन ने क्या किया है? दीपक राग गाया। इसके बाद में बैजू ने मेघ राग गाया। कौन सा राग? मेघ राग गाया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संगीत घरानों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, जिसमें हम 6 घरानों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण 6 घरानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे बनारस घराना। दूसरा पढ़ेंगे लखनऊ घराना। और तीसरा पढ़ेंगे आगरा घराना।
यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसीलिए इन 6 को मैंने लिया है। चौथा पढ़ेंगे किराना घराना, किराना घराना। और पांचवा पढ़ेंगे रामपुर घराना, रामपुर घराना। और छठा पढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, फतेहपुर सीकरी घराना। और इसके बाद में हम लोकगीत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें। और इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप लोग इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।